श्रीलंका को टेस्ट मैच में शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान टेस्ट मैचेस की रैंकिंग में पहले नंबर पर आ गया है। यकीनन ये बड़ी ज़बरदस्त बात है और खेल के हवाले से बड़े ज़बरदस्त जिस तरीके से हमारे खिलाड़ियों ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, खुसूसन जो यंग टैलेंट है हमारा, उसने तो वाकई ही में कमाल कर दिया है। साउथ शकील हमारा यंग टैलेंट जिस तरीके से ज़बरदस्त उन्होंने बैटिंग का मुजाहरा किया और पाकिस्तान की फतह में अपना कलीदी किरदार अदा किया, और उसके बाद फिर जो हमारे बॉलर हैं अबरार अहमद, उन्होंने जितनी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया, और फिर उसके बाद शाहीन शाह जिस तरीके से उन्होंने ज़बरदस्त अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, तो इससे पाकिस्तान की कारकर्दगी बेहतर तो हुई है और इसके असरात यकीनन जो पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल है, जो मोराल हाई हुआ है, आइंदा एशिया कप में और वर्ल्ड कप में भी इसके हमें फ़वाइद देखने को मिलेंगे। और इसके हवाले से पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे जो तैयारी की है वो यकीनन काबिल रश्क है। फील्डिंग में कितनी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। अब आगे पाकिस्तान को ये कामयाबियों का तसलसल, इसको बरकरार रखना कितना चैलेंजिंग होगा, कैसे हम इसको मेंटेन कर सकते हैं, इसी पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स तज्ज़ियाकार इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इरफान आपके वक्त का। इरफान, बताइएगा कि ये जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है पहले टेस्ट मैच में, और उसके बाद फिर ओवरऑल तमाम मेरा ख्याल है सेक्टर्स में पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। फील्डिंग में बात करें, बैटिंग हमारी देख लें, बॉलिंग हमारी देख लें, आपको लगता है कि इसका फ़ायदा, ये जो मोराल पाकिस्तान का हाई हुआ है, हमें एशिया कप या वर्ल्ड कप में भी नज़र आएगा? जी बिल्कुल वजाद, सबसे पहले अगर हम मैचेस की बात करें तो जिस तरह आपने शुरू में कहा, साउथ शकील की जितना प्रेस किया जाए काम है कि उस लड़के ने काफी रिकॉर्ड ब्रेक किए और बड़ी शानदार किस्म की डबल सेंचुरी बना के पाकिस्तान को विक्ट्री दिलवाई। उसके अलावा दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपने भी कहा वो फील्डिंग है। हमारी जो प्लेयर्स हैं वो फील्डिंग के लिए रिनाउंड नहीं है, और खासतौर पे जिस तरह के कैचेस सारे पकड़े वो बहुत आउटस्टैंडिंग थे, और उसी की वजह से हम पहला टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए। जहाँ तक इस टेस्ट मैच की बात करें तो हमारे बॉलर्स ने एक दफा फिर बड़ा शानदार परफॉर्म किया। श्रीलंका को पहले इनिंग्स में 163 पे आउट किया। उसमें बड़ी शानदार परफॉर्मेंस अबरार की और नसीम शाह की थी। दोनों ने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया और पाकिस्तान को ने कोशिश की कि उनको बहुत कम टोटल के ऊपर आउट कर सके, रिस्ट्रेन कर सके। आज जहाँ तक बैटिंग की बात करें, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, तो ऑलमोस्ट हम 50 रन की हमारी लीड हो चुकी है। अब्दुल्ला शफीक बड़ी आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली, उन्होंने सेंचुरी कर चुके हैं। बाबर आजम अभी रिसेंटली आउट हुए, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को कोशिश करनी चाहिए कि ग्रिप काफी मजबूत है, अपनी डोमिनेंस को कंटिन्यू रखे और कोशिश करें कि किसी तरह ये 200 तक की लीड भी ले सकते हैं। अगर 200 की लीड लेके फिर उनको ओबियसली सेकंड इनिंग्स के लिए आना होगा, और फिर मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान कोशिश करेगा, क्योंकि कल का दिन हमने देखा कि बारिश की वजह से टोटली वेस्ट हो गया, सिर्फ 10 ओवर का खेल हो चुका। तो हमें अपनी ग्रिप लूज नहीं करनी, इसी तरह खेलना। और दूसरा आपका जो क्वेश्चन था वजाद कि इसका जो फायदा है हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप में कितना हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये पाकिस्तान की एक मोमेंटम है, और यही 80-90% लड़के हैं जो ओडीआई भी खेल रहे हैं। तो आपने सिर्फ उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना है, थोड़ा सा लेके चलना है, और आगे तो है ही ओडीआई क्रिकेट सारी। अच्छा इरफान, ये बताएं कि साउथ शकील ने जिस तरीके से अपने आप को मनवाया है, फिर अबरार अहमद और फिर जो यंग टैलेंट है अब्दुल्ला शफीक है, आपको लगता है कि इन प्लेयर्स को भी आगे एशिया कप या वर्ल्ड कप में मौका देना चाहिए? वरना अक्सर ऐसा होता है कि जिस खिलाड़ी ने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म किया है उस पर लेबल लगा दिया जाता है कि ये टेस्ट मैचेस के लिए फिक्स है, टेस्ट मैचेस में इसको हम चांस देंगे। या आप समझते हैं कि इनको आगे भी मौका देना चाहिए, डिजर्व करते हैं ये? देखिए, अबरार का तो नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि हमारे पास स्पिन डिपार्टमेंट जो है ओडीआई का फिक्स है। इसमें हमारे पास शादाब आ जाएगा, नवाज है, और हमें लगता है कि शायद कहीं ना कहीं शायद इमाद वसीम की भी जगह बनती है। तो अबरार ओबियसली टेस्ट के हिसाब से बॉलिंग करते हैं, तो अबरार तो नहीं नजर आ रहे मुझे। हाँ, साउथ शकील की आप जरूर बात कर सकते हैं कि साउथ शकील ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, और वो लड़का बता रहा है कि वो शायद ओडीआई के लिए भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और अब्दुल्ला शफीक की भी मैं बात करना चाहूंगा। अब्दुल्ला शफीक परमानेंट मेंबर नहीं है ओडीआई के, बट कई दफा हमने देखा कि वो स्क्वाड का पार्ट जरूर होते हैं। तो जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने अभी दी है, तो मेरा ख्याल है कि शान मसूद को भी अक्सर हम साल डेढ़ से देख रहे हैं कि वो भी ओडीआई का मेंबर तो नहीं होते, बट स्क्वाड का पार्ट होते हैं। तो बस अब्दुल्ला शफीक और साउथ शकील, मेरा ख्याल है ये 2 ऐसे लड़के हैं जो आपको, मेरा ख्याल है 16 का जो स्क्वाड होगा वर्ल्ड कप का, इसको मस्ट कंसिडर करना चाहिए, इनको लेके चलना चाहिए कि ये ऐसे लड़के हैं जिनके पास शॉट्स भी है, टेम्परामेंट भी है, टेक्निक भी बड़ी सॉलिड है,
और इन कंडीशन की वो बहुत अच्छा खेलते हैं। तो दो लड़कों को आपको लेके चलना चाहिए, मेरा ख्याल है बहुत पाकिस्तान को फायदा होगा। इरफान, ये बताएं कि अक्सर ऐसा होता है कि ख़ासतौर पे जब वर्ल्ड कप होगा या एशिया कप होगा तो भारत के साथ मैच इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और बहुत नफ्स की गेम होती है। आसाब पर काबू जी। पाना वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। आपको लगता है कि ये मैचेस जो हैं पाकिस्तान की नफ्स में अपना कलीदी किरदार अदा करेंगे? इनका बहुत ज़्यादा जो हाथ होगा इन मैचेस में। अब नफ्स पर कैसे काबू पाया जाएगा वो पाकिस्तान में हम वरना हाँ, अमूमन देखते हैं कि एक प्रेशर तो बना होता है। इसमें वजाहत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जितना ज्यादा आप खेलते हो लड़के उतना हैबिचुअल होते हैं, उतना अच्छा परफॉर्म करते हैं। उसमें हमने जिस तरह दो लड़कों का नाम लिया, तीसरा लड़का भी हमें जिक्र करना पड़ेगा, तैयब ताहिर की। जिस तैयब तरह बिल्कुल। उसने खूबसूरत इनिंग्स खेल के उन्होंने आपको मर्जी एशिया कप जिताया, वो लड़के के पास बड़ी शॉट भी हैं। तो हमें मिडिल ऑर्डर में एक लड़का ऐसा जरूर चाहिए कि जो इनिंग्स को फिनिश कर सके। तो मेरा ख्याल है उस लड़के ने दस्तक दे दी है, उसको एशिया कप में कंसिडर करना चाहिए। और अगर वो अच्छा परफॉर्म करता है, अपने नव शो करता है जिस तरह उसने इमर्जिंग कप के फाइनल में शो किया, तो उसको भी वर्ल्ड कप या एशिया कप का पार्ट रखना चाहिए। और दूसरा ये कि जितने लड़के ज्यादा खेलते जाएंगे, अभी जैसे एशिया कप के अंदर 2 मैचेस तो मेरे नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान के और इंडिया के होंगे। हम्म। और अगर दोनों टीमें फाइनल में पहुंच जाती है तो हमेशा तीसरा मैच भी देखने को मिले। इसमें एक पॉइंट और ऐड करता हुआ चलूं कि इस दफा एशिया कप के स्केड्यूल के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को और इंडिया को एक पूल के अंदर रखा था, एक ग्रुप के अंदर। पाकिस्तान को A1 का नाम दिया गया, इंडिया को A2 का। और इसी वजह से काफी लोगों ने मेरे से भी पूछा और मैंने अपने शो में भी इस पर जिक्र किया। वो इस वजह से किया गया है कि किसी तरह जो पाकिस्तान में एक सुपर 4 का मैच होना है उसमें इंडिया और पाकिस्तान का मैच ना आ जाए, या इंडिया किसी और हम्म। कंट्री के साथ ना आ जाए। इसीलिए उन्होंने ये मुझे तो पास में बड़ी कोई शातिर इस तरह का चाल का उन्होंने प्रेसिडेंट नहीं मुजाहरा देखा। किया है, शातिर चाल चली है। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, तो उन्होंने इसीलिए किया है कि किसी तरह इंडिया का मैच पाकिस्तान में ना आ जाए और हमें कोई मैच पाकिस्तान में हाँ। खेलना ना पड़ जाए। तो ये क्रिकेट की स्पिरिट के अगेंस्ट है। और इसी तरह हमने वर्ल्ड कप का प्रोमो भी देखा, प्रमोशनल मैसेज के अंदर भी आपने देखा होगा कि उन्होंने पाकिस्तान जो सबसे पाकिस्तान को तो वो ओडीआई की किसी नंबर खाते ही में नहीं लेकर आए ना, वो तो प्रोमो दे के लागे सर है जैसे ये इंग्लैंड या इंडिया का ही मैच है। पाकिस्तान को तो एक दो खिलाड़ी दिखाए भी हैं, तो वो भी लूजर्स की शक्ल में उन्होंने हमें पोर्ट्रे किया है। बट वो उनकी उनकी छोटी अप्रोच को शो करता है ना जी, कि वो आप इस तरह की माइंडसेट के साथ हम्म। डिपेक्ट कर रहे हैं। उनको एज ए होस्ट अपना आपका जरा बड़ापन दिखाना चाहिए था, अच्छा जैसे शो करना चाहिए था। बट ये चीजें वजह मैटर नहीं करती। एंड ऑफ द डे जब गेम हो रही होती है तो गेम के अंदर जीतना होता है। प्रोमो जिस तरह की मर्जी बना लें, जिस तरह की मर्जी चीजें कर लें, एशिया कप में पाकिस्तान आए ना आए, एंड ऑफ द डे तो गेम जीतने से जीती जाती है। और जो और इन दिलेरी सब का दिखाता है, जो जवाब देने के लिए कभी मेरा ख्याल है इरफान के सबसे बेहतर जवाब देने का तरीका ये है कि आप ग्राउंड में, मैदान में उनको जो है ना शिकस्त दें। बिल्कुल ऐसा ही है। और मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह हमारे लड़के, ओडीआई के जो फॉर्मेट है ना, ये पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सूट करता है। और मार्क माय वर्ड्स, ये इंशाल्लाह हमारी टीम उनसे बेहतर परफॉर्म कर रही है ओडीआई के अंदर। और ये इंशाल्लाह हम उनसे एशिया कप में भी जीतेंगे, वर्ल्ड कप में भी जीतेंगे। ये जो फॉर्मेट है, हमें काफी अरसे से मैं देख रहा हूँ, 2 ढाई साल से हमारे लड़के बड़ा शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। यस, टेस्ट में हम कहीं ना कहीं शटर कर अच्छा जाते हैं, इरफान, ये T20 के बताएं कि अब ज़रा अंदर। थोड़ा सा क्रिटिकल एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको लगता क्या है किन डिपार्टमेंट्स में हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? वरना हमेशा से हमने रिलाय जो ज़्यादा किया है हमारी बॉलिंग लाइन पर किया है। बैटिंग डिपार्टमेंट, फील्डिंग डिपार्टमेंट, आपको क्या लगता है कहाँ पर ज़रा ज़्यादा लूप होल्स हैं या जहाँ पर बेहतरी की हमें ज़रूरत है? वजह अगर देखा जाए ना तो हमारा ओपनिंग बैट्समैन जो है टॉप 3 वो बड़े जबरदस्त हैं। जिसमें 2-3 प्लेयर तो हमारे टॉप 5 के अंदर आते हैं। बाबर आजम है, फखर जमान है और इमामुल हक है। तीनों बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह हमारी बॉलिंग लाइनअप बड़ी जबरदस्त है। शहीन शाह है, नसीम शाह है। फिर इसी तरह हमारा स्पिन डिपार्टमेंट भी बड़ा फिक्स है, बड़ा जबरदस्त है। सिर्फ जो चीज लैक करती है वो मिडिल ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर थोड़ा हमारा वल्नरेबल है, वो उसने उस तरह की परफॉर्मेंसेस नहीं दी जिस तरह टॉप ऑर्डर ने या दूसरे जितने भी एरियाज हैं। यस, एक और एरिया है वो फील्डिंग का है, जिसमें हमने देखा कि अभी उस तरह की चीजें हम नहीं कर पाते जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड करके पाती। बट हमारी ग्रेजुअली मैं देख रहा हूँ साल डेढ़ से फील्डिंग भी बहुत इम्प्रूव हुई है। खासतौर पर पाकिस्तान की कैचिंग का डिपार्टमेंट जो है वो बहुत बेहतर हुआ है। तो कैच बड़े जबरदस्त हम पकड़ रहे हैं। अभी टेस्ट मैच की भी अभी बात की हमने, अच्छा तो ये इरफान, ये improve हुआ बताएं है। कि तो स्पोर्ट्स के हवाले से आपके पास बड़ी अंदर की भी खबरें होती हैं और सुनाए मिसबाहुल हक साहब भी वापस आ गए हैं 2 साल के बाद और बड़ी अखाड़ पछाड़ भी कर रहे हैं, बड़ी तब्दीलियां भी कर रहे हैं। आपके पास क्या इतलात हैं?
हाँ जी, उनको एज ए मुशीर डेजिग्नेशन दे दिया गया है और प्लस एक क्रिकेट कमेटी बन रही है, उसके वो चेयरमैन भी मुकर्रर कर दिए गए और उसके हेड होंगे। लेकिन उन्होंने ये ओहदे जो है वो विदाउट सैलरी लिए हैं। ये बड़ी एक एस्टोनिशिंग चीज थी जो अच्छा। पाकिस्तान में विदाउट सैलरी काम करता। बट अभी देखना ये पड़ेगा कि क्या वो सिर्फ इतने डेजिग्नेशन तक ही काम करें या आगे वो चीफ सेलेक्टर या उसके इस तरह के मामलात के अंदर भी वो जाना चाहते हैं। हम्म। तो वो भी मैटर करता है कि उनका क्या रोल फर्दर लेते हैं, आपको क्योंकि लगता पास है में कि हम देख वैसे चुके हैं। उनकी वापस आने से कुछ बेहतरी होगी क्रिकेट के हवाले से, कोई बेहतरी या कोई इम्प्रूवमेंट हमें नजर आएगी? वो ज्यादा थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि हमारे जितने भी क्रिकेट के जो लेजेंड है ना, ये सब के सब पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं। मेरा हमेशा जब भी किसी से बात होती है मैं कहता हूँ कि आप डोमेस्टिक को क्यों नहीं देखते, आप अंडर 19 को हम्म। क्यों नहीं देखते? जो बच्चा तैयार हो रहा है, असल में तो कोचिंग उधर चाहिए। बड़े लेवल के ऊपर तो लड़के को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना होता है। तो हम्म। आप इन सब का ही, लेकिन सोच जो मैंने देखी अनफॉर्चुनेटली वो यही होता है कि पाकिस्तानी टीम के साथ जुड़ जाए, पाकिस्तानी टीम के हेड कोच बन जाए, पाकिस्तान के साथ किसी ना किसी तरह टीम के साथ काम करें। अगर आप इंडिया के अंदर देखें या दूसरे कंट्रीज के अंदर देखें तो उनकी जो लेजेंड है वो छोटे टीमों को अंडर 19 या बच्चों को अंडर 16 को तैयार करने में मसरूफ है, जहाँ बच्चों को असल कोचिंग रिक्वायर्ड होती है। बड़ी मेरी ख्वाहिश ये है कि मिसबाह उल हक डोमेस्टिक, क्योंकि ये अभी रिसेंटली खेले भी हैं, रिसेंटली कोचिंग भी की है, हम्म। अगर ये अंडर 19 या कोई इस तरह का डोमेस्टिक का रोल वो ज़्यादा अपनाते हैं बेहतर होगा। तो मेरा ख्याल है इनके आगे से बहुत बेहतरी होगी और वो ये चीजों को अच्छा लेके चलेंगे। अच्छा, ये भी शनीद है कि जो मिसबाह उल हक साहब हैं वो गैर मुल्की कोचिज़ के उनके हवाले से भी उनके खिलाफ पाए जाते हैं। वो इस हक में नहीं है कि गैर मुल्की कोचिज़ हमारी टीम को ज़रा प्रैक्टिस में दें, उनके साथ दें, ताउन करें उनके साथ, उनको हायर किया जाए। हाँ, ये बिल्कुल, ये ज़का अशरफ साहब का भी स्टेट ऑफ माइंड इस तरह ही है। जब ज़का अशरफ भी कोच बने थे तो वो भी गैर मुल्की कोचेस के फेवर में नहीं थे। तो बट अगेन अभी आपके कॉन्ट्रैक्ट उनसे हुआ है, मेरा ख्याल है कि वर्ल्ड कप से पहले अगर ये हरकत करेंगे, और ये करेंगे भी नहीं, अभी वर्ल्ड कप तक तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि खुदा न खास्ता अगर वर्ल्ड कप से पहले हमने कुछ किया, और टीम अभी अच्छा भी परफॉर्म कर रही है। टीम का जिस तरह आप टेस्ट के अंदर देखें, 4 के स्ट्राइक रेट के साथ हम लोग खेल रहे हैं, अग्रेसिव क्रिकेट खेल रहे हैं। टेस्ट हम एक साल से जीते नहीं थे, अभी हम जीते हैं, दूसरा इंशाल्लाह फिर जीतेंगे। तो आपको इस तरह की चेंजिंग करना नुकसानदेह हो सकती अच्छा है। इरफान, और आपकी तो इन तमाम तर हालात पे बड़ी गहरी नज़र है, करीब से आप देखते हैं, क्या क्रिकेट पर असरअंदाज होती हैं ये चीज़ें? जिस तरह हमारे यहाँ फ़ौरन से पहले नए अहदेदार आ जाते हैं, नजम सेठी साहब से वो अपनी लेगेसी को लेकर चल रहे थे, फिर ज़का अशरफ साहब आए हैं, वो फिर जो नया शख्स आता है, नया फ़र्द आता है, वो अपनी लेगेसी को कैरी करता है, और फिर जिस तरह मिसबाह उल हक साहब भी आ रहे हैं, फिर ये भी शनीज़ है कि नई सिलेक्शन कमेटी भी तरतीब बनने जा रही है। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं गेम पे असरअंदाज होते हैं, गेम को इफ़ेक्ट करते हैं। हम बिल्कुल करती हैं। वो आपके लड़कों का एक सर्टेन प्लान होता है, बोर्ड का एक प्लान होता है, आपने कैप्टन और कोच के साथ डिस्कशन की होती है हम्म। हर सीरीज वाइज, हमें आगे ये प्लान लेके चलना है, फिर हम ये करेंगे, वर्ल्ड कप के लिए ऐसे करेंगे। इससे इफेक्ट तो होता है। बट मेरा मानना ये है कि जितनी भी चीजें हो रही हो, जब मैच स्टार्ट हो जाता है, लड़के 11 लड़के प्लेयर रोप क्रॉस करके ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं, तो उनको फिर भूल जाना चाहिए। उनके हम्म। माइंड में सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान और ये मैच होना चाहिए। बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, बिल्कुल ये इफेक्ट तो करती है, पॉलिसी हैम्पर तो करती है इफेक्ट को। और इसीलिए मैं हमेशा बड़ा स्ट्रांगली एंडोर्स करता हूँ इस चीज को, ये बात कहता हूँ कि आपको कम से कम जो भी बोर्ड के चेयरमैन आए या कोई भी हेड आए, उसको एटलीस्ट 3 साल जरूर देने चाहिए, ताकि एक सर्टन प्लान लेके आए, उसको एग्जीक्यूट करे और उसके साथ लेके चले। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि हम सारे का सारा सिस्टम पॉलिटिकल है। हम्म। जब भी आपका कोई पैटर्न आता है और पैटर्न चीफ आएगा, वो पीएम साहब अपनी मर्जी का बंदा लगा देते हैं। अभी तो इस दफा नई स्टोरी देखी कि पैटर्न चीफ के होते हुए चेंज कर दिया गया, जरदारी साहब ने अपना बंदा लगा लिया। ये पाकिस्तानी सारी सियासत है इरफान, चीजें कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, तो कुछ भी चीज़ के हवाले से आप तवक्को कर सकते हैं। अच्छा, लास्टली इरफान ये बताइएगा, बाबर आजम की कैप्टेंसी को लेकर आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? क्योंकि एक सोच ये भी है कि बाबर चूँकि बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो कैप्टेंसी उनकी परफॉर्मेंस पे भी असरअंदाज होती है। ये बात ठीक है या ये तासुर गलत है? देखिए, बाबर एक जो था शुरू से हमने देखा लर्निंग कैप्टन है, वो वक्त के साथ सीख रहा है, वो बॉर्न हम्म। कैप्टन नहीं है। कुछ प्लेयर होते हैं वजाहत जो सीखे सिखाए होते हैं, उनका उनके अंदर बिल्ड इन होती हैं ये तमाम सलाहितें, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो कैप्टन है, वो लीड कर पाते हैं। बाबर ऐसा नहीं है, बाबर ने वक्त के साथ सीखा है और वो सीख रहा है, इम्प्रूव कर रहा है। हम्म।
ऑब्वियसली थोड़ी सी डिबेटेबल तो ये चीज है। क्वेश्चन तो इस पे आता है कि बाबर कई जगह पे मुझे खुद लगता है कि वो फंस जाते हैं, रिलेक्टेड हो जाते हैं, बट ऑब्वियसली उन्होंने सीखा भी है, ऐसा भी नहीं कह सकते। वक्त के साथ काफी कुछ उन्होंने इम्प्रूव भी यानी कि किया है। दस्तयाब अब तो खिलाड़ियों में बाबर आइडियल कैप्टन है, हम ये कह सकते हैं इस वक्त जो। अभी के लिहाज से बाबर इज द बेस्ट ऑप्शन, और उसको चेंज करना या मेरा ख्याल है डिस्कशन भी आउट ऑफ क्वेश्चन वाली बात है। अभी एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले तो आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ, उसके बाकी के 2.5 साल का 3 साल का स्पैन तो दे दिया ना आपने उसको। और बिल्कुल। वर्ल्ड कप के बाद खुदा न खास्ता अगर अगर हम किसी तरह नहीं कुछ अच्छा कर पाए तो फिर आपको उस पर बात करनी चाहिए। अभी तो इसको फुल कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अभी तो आपके पास कोई ऐसा प्रिपेयर्ड लड़का नहीं है कि जो ये जिम्मेदारी संभाल सके। तो ऑन द गिवन सर्कमस्टांसिस बाबर इज द बेस्ट चॉइस।